Namaste and welcome to this exciting episode of Mythology Debunking Mythology। दुनिया की जो जियोपॉलिटिक्स में बहुत चेंजेस हो रहा है, लेकिन भारत बहुत ही पुराना देश है, दुनिया का प्राचीनतम देश है, लिविंग सिविलाइजेशन है। मतलब ब्रह्मा के समय से आज तक भारतवर्ष है और हम सब लोग उसके वंशज हैं। बीच बीच पे लुटेरों के हाथ में आ गया, डाकुओं के हाथ में आ गया, असुरों के हाथ में आ गया, लेकिन हम भी इधर हैं। देखिए कि भारत की परंपराओं ने भारत को बचा के रखा है। भारत के जो कलयुग में जो इस तरह की आजकल हमारी परंपराएं हैं, उन्होंने हमको बचाया है। अब अमेरिका का नया प्लान है कि भारत पर किस तरह आक्रमण किया जाए, भारत को आर्थिक दृष्टि से आगे बढ़ने से कैसे रोका जाए। उसको कुछ भी नहीं मिल रहा, तो उसने क्या किया, भारत का जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है उसको ड्रॉप कर दिया, ऑफिशियली ड्रॉप करता जा रहा है। क्वेश्चन उठ रहे हैं अमेरिकन स्टेट डिपार्टमेंट में, क्योंकि अमेरिका किस तरह राज करता है, दबा के राज करता है। अगर आपको दबाएगा तब आपकी वो राज करेगा, डराएगा वो, और आपके आसपास गड़बड़ी मचाएगा। और दुनिया के सारे कॉन्फ्लिक्ट्स अमेरिका ने क्रिएट किए हैं, ये अमेरिकन बात करते हैं। मैं तो इंडियन अमेरिकन या भारतीय मूल का अमेरिकन हूँ, लेकिन जो यहाँ के एंग्लो सैक्सन अमेरिकन है, जो सेटलर्स हैं, डिसेंडेंट्स हैं उनके, वो बात करते हैं किस तरह लोगों को दबा के उनसे उनका हक छीना जाए। इसी तरह वो जिंदा रहे आज तक चोरों के रूप में। तो पीटर नवारो ने एक स्टेटमेंट दिया कि भारत तेल खरीद रहा है और भारत की वजह से रशिया के पास पैसा है और रशिया इसीलिए लड़ पा रहा है। तो ये उन्होंने वापस आक्रमण किया। ट्रम्प की और पुतिन की डील में हुआ तो पुतिन ने बोला कि आप हमारा ट्रेड जो है 20% बढ़ा है, कम नहीं हुआ है। इसका मतलब ये है अमेरिका भी रशिया से ट्रेड कर रहा है। पुतिन ने उसको वेरीफाई किया। एक तरीके से पुतिन ने जमकर तमाचा भी मारा कि तुम क्या भारत के पीछे पड़े हो, चीन के पीछे पड़े हो। ठीक है, चीन पर रशिया ट्रस्ट नहीं करता, क्योंकि चीन का एक ढीठपना है चीनी कल्चर में। क्योंकि चीनी हमारे धार्मिक भाई हैं, लेकिन थोड़ा मंद बुद्धि है। तो उनका एक ढीठपना है, मतलब उनको कुछ समझ में नहीं आता है, जल्दी समय लगता है उनको चीनियों को समझ में। चीनी कारीगर अच्छे होते हैं, कोई टूल बना सकते हैं, प्लास्टिक का बॉक्स बना सकते हैं, लेकिन आप उनसे ज़्यादा बुद्धिमानी की बातें नहीं कर सकते, स्ट्रेटेजी की बात नहीं कर सकते, टैक्टिक्स की बातें नहीं कर सकते, क्योंकि कम्युनिज्म ने उनकी बुद्धि की सोचने की क्षमता को ही खत्म कर दिया है। तो रशियंस को मालूम है कि वो चीनियों से डील नहीं कर सकते, क्योंकि उनकी सोचने की क्षमता नहीं है। रशियंस और भारतीय एक तरह सोच सकते हैं, क्योंकि भारतीय भी जल्दी सोचते हैं और रशियंस भी जल्दी सोचते हैं। अमेरिका मंद बुद्धि से सोचता है, और या वो नेगेटिव दिशा में सोचता है। उसको लगता वो compete नहीं कर सकता, उसके अंदर पेशेंस नहीं है, आपके साथ compete नहीं कर सकता एंग्लो सैक्सन। वो आपसे घृणा कर सकता है, आपको मार सकता है, आपके साथ दुर्व्यवहार कर सकता है, लेकिन वो सोच नहीं सकता, स्ट्रेटेजाइज नहीं कर सकता। तो उस लेवल पे चीनी और अमेरिकी दोनों एक साथ ही बैठते हैं। नॉर्दर्न यूरोप और सेंट्रल यूरोप और रशिया, उनकी बुद्धि भारतीयों की जैसी चलती है, तेज है, समझ लेते हैं जल्दी, लेकिन ये अमेरिका नहीं कर सकता। तो अमेरिका एक पथ पे चलता है कि कोई दब गया तो उसके साथ डील करेगा, और अमेरिका जिसका दोस्त बना है उसको सबसे पहले बर्बाद करता है। जैसे अभी उसने बर्बाद किया, उसने वापस मांगा कि सॉवरेन एलोकेशन, सॉवरेन अप्रोप्रिएशन, मतलब कि जापान को उसमें इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा, नहीं तो जापानीज कंपनीज में वो स्टेक लेंगे, जापानीज कंपनीज भी उनके पैसे पे चलेंगी, या उसमें वो कंट्रोलिंग स्टेक लेंगे। ये उनको लग रहा है। क्या क्या डर है? अमेरिका में राइट्स का डर है कि अगर अमेरिकन के पास सस्ते गुड्स नहीं पहुंचे या वो अफोर्ड नहीं कर पाए तो सड़क पे खून खराबा हो जाएगा और अमेरिका की पूरी वैल्यू गिर जाएगी। प्लस अमेरिका ने गलत डिसीजंस लिए हैं, पैलेस्टीनियंस को इधर बसा लिया, बाकी दुनिया भर की जो प्रॉब्लम्स अमेरिका ने खुद ही क्रिएट की थी वो सब अमेरिका में आ गए हैं, क्योंकि सबको जिसने कोऑपरेट किया उसकी एजेंसीज के साथ, उन सबको सिटीजनशिप दे दी गई। तो अब वो संख्या में बढ़ चुके हैं। अभी जैसे आज न्यूयॉर्क में मैनहट्टन में प्रोटेस्ट हुआ, और उस प्रोटेस्ट में
अमेरिकन ने को जम के गाली दी, पैलेस्टीनियंस ने या उनके सपोर्टर्स ने। पीटर नवारो को ये सब नहीं दिख रहा, पीटर नवारो को नहीं दिख रहा, उसके लोगों को ये सब नहीं दिख रहा। क्यों नहीं दिख रहा? क्योंकि उनकी जो फॉरेन पॉलिसी है वो इस पे फिक्स है कि अगर उनको अमेरिका की प्रॉब्लम सॉल्व करनी है तो उसको दुनिया में प्रॉब्लम क्रिएट करनी पड़ेंगी। वो अपने इधर प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करते हो, क्योंकि वो प्रॉब्लम को सॉल्व करना नहीं जानते। अंदर वो कठोर डिसीजंस लेते हैं अपनी प्रजा के विरुद्ध। यहाँ का लॉ सिस्टम या जो भी सिस्टम होगा वो अपने लोगों को बाहर फेंक देता है घरों से। और क्योंकि वो बना ही उस कल्चर में है, तो उनको लगता है कि अगर प्रॉब्लम हम बाहर की सॉल्व करेंगे तो लोगों का ध्यान बढ़ जाएगा। तो अमेरिका के सारे दुश्मन बाहर की तरफ हैं, अंदर उसके एकदम मतलब वो नेटिव अमेरिकन की जमीन छीन ली, उसको छुपाता रहता है। उसको लगता है रशिया एनिमी है मेरा, चीन एनिमी, उसको एक एनिमी चाहिए एक समय में। चीन, अभी चीन को एनिमी नहीं बोल सकता क्योंकि टॉयलेट रोल नहीं रहेंगे अमेरिका में, तो इसलिए चीन को एनिमी नहीं बोल सकता क्रिसमस तक। क्रिसमस के बाद बोलेगा। चीनियों को मालूम है, लेकिन चीनी कुछ बोलेंगे नहीं क्योंकि उनकी फैक्ट्रीज बंद हो जाएंगी, वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट चाहिए। और अमेरिका उनका वन ऑफ द बिगेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर्स है, उतना कोई और नहीं खरीद सकता, उतना उनको मार्जिन कहीं से नहीं मिल सकता। तो इसलिए चीनियों से उसका ध्यान हट गया। इसलिए मैंने बोला था 3 साल पहले भी बोला था कि टारगेट चीन नहीं है, टारगेट है भारत। क्योंकि भारत जो है चीनियों को खरीदा जा सकता है क्योंकि डिपेंडेंट है, लेकिन भारत को खरीदा नहीं जा सकता। डिपेंडेंट नहीं, ट्रेड इतना नहीं है, इनसिग्निफिकेंट है, अमेरिका के हिसाब से इनसिग्निफिकेंट ट्रेड है। प्लस भारत का जो इंटरनल इकोनॉमी है दैट इज नॉट एक्सपोर्ट ओरिएंटेड, तो ज़्यादा भारत एक्सपोर्ट भी नहीं करता है, भारत कंज्यूम भी करता है। मेजोरिटी वाले इकोनॉमी उसकी इंटरनल है, तो कंज्यूम बहुत करता है। इंटरनल कंजम्पशन इज़ वेरी हाई, परचेजिंग पावर पैरिटी इज़ वेरी हाई। मतलब परचेजिंग पावर में भारतीय रुपए की कीमत अमेरिकन डॉलर से बहुत ज़्यादा है। और तो जो अमेरिका को ये समझ नहीं आ रहा है कैसे भारत को कंट्रोल करे, तो वो क्या कर रहा है, वो ये प्रेशर टैक्टिक्स कर रहा है, तेल खरीद रहे हैं ताकि सरकार कुछ रिएक्ट करे और अपोजिशन को स्ट्रेंथ मिले। जब सरकार प्रेशर में होगी तो अपोजिशन को ज़्यादा स्ट्रेंथ मिलेगी। प्लस मीनवाइल उसकी जो एजेंसीज हैं भारत में, लाइब्रेरी के नाम पे, इंग्लिश पढ़ाने के नाम पे, इवेंजलिज्म के नाम पर, चर्च सपोर्ट के नाम पर, इन सब के नाम पर वो पूरे भारत के सोशल फैब्रिक में इंटरफेयर कर रही है। प्लस अमेरिकन जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक, एक्स, स्टारलिंक, इसके माध्यम से प्रोबिंग कर रही है पूरे अमेरिका भारत में। प्लस उसके जो शिप्स हैं वो रेगुलरली टेस्ट कर रहे हैं क्या क्या उसकी नेगेटिव चीज़ हो सकती है। तो क्या करना चाहते हैं कि एक हार दिलवाना चाहते हैं भारत को थ्रू पाकिस्तान, और अगर वो हार गया और उसके बाद फिर वो प्रेशर डालेंगे भारत के ऊपर, क्योंकि सरकार जो हारेगी वो अपनी सरकार खो बैठेगी। ये टैक्टिक है उनकी। इसलिए पीटर नवारो बोल रहा है, टकर कार्लसन ने बोला, जेफरी सैक्स ने बोला, बहुत सारे अमेरिकन लीडर्स ने बोला कि भारत ही एक टारगेट है, चाइना नहीं टारगेट नहीं है, क्योंकि चाइनीज के इकोनॉमी डिपेंडेंट है। चाइना तो गिड़गिड़ा रहा है अमेरिका से, उसकी जॉब बचा लो। तो ये हम लोग को समझना चाहिए किस तरह ये शास्त्रोक्त भी है। शास्त्र भी हमारे ये बोलते हैं कि पहले दुश्मन के 14 दुर्गों को कमजोर कर दो। मेरी बुक है नारद द मेकिंग ऑफ स्टेट्समैन, जो नारद द मेकिंग ऑफ स्टेट्समैन है उसमें लिखा हुआ है पहले दुश्मन के। तो ये मेरी बुक है नारद द मेकिंग ऑफ स्टेट्समैन, इसका पेज नंबर 181 में आप देखेंगे कि 12 ऑफिशियल्स ऑफ द एनिमी, उसको कैसे कमजोर किया जाता है, विच इज 2 एनिमीज ऑफ एनिमी। 2 एनिमीज ऑफ एनिमी, अगर मैं अमेरिका और भारत की बात करूं, भारत के 2 दुश्मन कौन से हैं? तो भारत के 2 दुश्मन हैं, एक तो पाकिस्तान, दूसरा बांग्लादेश, बॉर्डर पे है। ये टर्की बहुत दूर हो गया थोड़ा सा। तो 2 एनिमीज ऑफ एनिमी, उसको एक्टिवेट कर दो। 2 फ्रेंड्स ऑफ द एनिमी, हु आर द 2 फ्रेंड्स ऑफ इंडिया? रशिया, और दूसरा उसका इंडिया का कौन सा दोस्त है?
जो इंडिया के साथ हमेशा खड़ा रहता है। सोचिए, तो टू एनिमीज ऑफ एनिमी, टू फ्रेंड्स ऑफ एनिमी। एक रशिया है और दूसरा उसका जो फ्रेंड है वो एशिया में कौन सा है, नॉन एंग्लो सैक्सन कंट्री। उसको कमेंट में लिखिए कौन है। टू फ्रेंड्स अबव टू कैटेगरीज, मतलब दो एनिमी, दो फ्रेंड्स ऑफ एनिमी और टू फ्रेंड्स अबव टू कैटेगरीज, अबव टू कैटेगरीज। तो उसके उनके दो दोस्त कौन कौन से हैं? तो पाकिस्तान के दो दोस्त कौन कौन से हैं? ईरान, टर्की, है ना? और टू सोल्जर्स ग्रांटिंग द फ्रंटियर, फ्रंटियर पे कौन कौन रहता है? बीएसएफ रहता है, इंडो तिब्बतन बॉर्डर फोर्स रहता है, असम राइफल्स रहता है, बॉर्डर फोर्सेस हैं। वन एडवाइजर जो कि दुखी हो, नितिन गडकरी, राइट। वन डिप्रेस एडवाइजर ऑफ द एनिमी, वो है राहुल गांधी। टू चीफ मोटिवेटर्स ऑफ द एनिमी, कौन उसको मोटिवेट करते हैं? रशिया एक मोटिवेट करता है, दूसरा कौन सा मोटिवेट करता है? बाकी सारे छोटे छोटे देश हैं, सेशल्स, मॉरिशस, ऐसे तरह के देश हैं। तो ये 12 ग्रुप्स हैं। तो कितना एक्यूरेट एनालिसिस आता है अगर आप इसको स्टडी करते हैं, तो आपको पता लगता है जियो पॉलिटिक्स में किस तरह राजनीति में डिसीजन लेने पड़ते हैं। तो ये सारे फैक्टर्स को वो स्टडी कर रहा है। ये इन्फॉर्मेशन हमारी गवर्नमेंट के पास भी होनी चाहिए, किस तरह उसको यूज़ करें इन्फॉर्मेशन को, कूटनीति की इन्फॉर्मेशन है, किस तरह उसको यूज़ किया जाए ताकि डिफेंड कर सकें। और ऑफेंस इज़ द बेस्ट डिफेंस। तो हमारे शास्त्र ये नहीं बोलते कि आप भुगतते रहे, कोई पीटता रहे और आप प्रार्थना करते नहीं। शास्त्र बोलते हैं राजनीति में भारत की रक्षा करने के लिए आपको प्रोएक्टिव स्टेप लेने पड़ेंगे, बहुत दूर, 1000 मील दूर लेने पड़ेंगे, पास में नहीं। मिनिमम 200 योजन, 200 योजन का अर्थ होता है मतलब 100 योजन मतलब 800 किलोमीटर, अराउंड 800 माइल्स, और 1600 माइल्स। उस डिस्टेंस पे आपको डिफेंड करना पड़ेगा भारत को। और यही स्टेट क्राफ्ट बोला जाता है, इसी के लिए स्टेट क्राफ्ट होता है। तो पहले गुप्तचरी, फिर डिप्लोमेसी, फिर मिलिट्री एक्शन, या फिर पहले गुप्तचरी, मिलिट्री एक्शन, फिर डिप्लोमेसी। इन तीनों का सीक्वेंस बना के काम करना पड़ता है। और तो पीटर नवारो का जो स्टेटमेंट है वो एक स्ट्रेटजी है, किस तरह एक छोटे कॉन्फ्लिक्ट में भारत को पाकिस्तान से लड़ाया जाए और उस भारत को उसमें डिफीट दी जाए ताकि गवर्नमेंट का कॉन्फिडेंस नीचे आ जाए, और या कुछ डैमेज हो भारत के अंदर जिससे कॉन्फिडेंस नीचे आए। दैट्स द प्लान ऑफ अमेरिका। दैट्स व्हाई एवरीबडी इज स्पीकिंग इन सिंक्रोनस एटीट्यूड। देखते रहिए। थैंक यू ऑल वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। नमस्ते एंड जय जगन्नाथ।